डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हम लोग इस समय कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 4 कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने कृषि के प्रकार और भारत में सस्य प्रारूप अर्थात फसल ऋतु पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा रबी खरीफ और जायद की फसलों के बारे में। तो कल मैंने आपको बहुत सारी रबी खरीफ और जायद की फसलों की जानकारी दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन रबी खरीफ जायद की फसलों में से कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी तिलहन हैं, कौन सी दलहन हैं और कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं तथा कौन सी रोपड़ फसलें हैं। इसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। और आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा विभिन्न फसलों की जलवायु परिस्थितियाँ, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा। कल की क्लास में लास्ट में मैंने आपको एक स्लाइड के द्वारा, एक सारणी के द्वारा बताया था कि विभिन्न फसलों की जलवायु परिस्थितियाँ क्या होती हैं, लेकिन आज हम इसे एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इधर, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ फसलें। पहले नंबर पर है चारे की फसलें, मतलब ऐसी फसलें जो चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो बरसीन हो गया, ग्वार हो गया और लोबिया हो गया। तो आप इसको अलग से ऐसे ही बना के लिख लीजिए। चारे की फसलें कौन कौन सी हैं? रेशे वाली फसलें, जिनसे हमको रेशे प्राप्त होते हैं, जूट, सनई और कपास। जूट, सनई और कपास, इनसे रेशे प्राप्त होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, तो तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि, मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि। सोयाबीन तेल अर्थात रिफाइंड ऑयल जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए औषधि फसलें, मतलब जिनका प्रयोग औषधियाँ बनाने में होता है, जैसे पुदीना और चाय पत्ती। जड़ वाली फसलें आलू, रतालू, मूली और गाजर, ठीक है। वैसे ये इनके तने होते हैं, गाजर, मूली, आलू ये तने होते हैं, लेकिन इनके अंदर का हिस्सा खाया जाता है, इसीलिए इनको जड़ वाली फसलों में रखा गया है। उसके बाद देखिए चीनी देने वाली फसलें। चीनी देने वाली फसलों के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, गन्ना और चुकंदर। मसाले वाली फसलें लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सब आपकी मसाले वाली फसलों में आएंगी। फिर देखिए आपके लिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखेंगे। अनाज की फसलों में गेहूँ, जौ और धान आएगा, इनका प्रयोग अनाज के रूप में किया जाता है। और मोटे अनाज की फसलें, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम लोग एक प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। ज्वार, बाजरा और मक्का आदि। उसके बाद अन्य मोटे अनाज काकून, रागी, सोआ, चना आदि। तो ये आप इनको ध्यान में रखेंगे। कुछ लोगों को आपको याद करना होगा और कुछ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें आप लोग मोटे अनाज की फसलें याद कर लीजिए, अनाज की फसलें, मसाले की फसलें और तिलहनी फसलें याद कर लीजिए, तथा रेशे की फसलें, इतना आप याद कर लीजिए, इतना आपके लिए बहुत है। तो एक बार आप लोग रबी और खरीफ की फसलों के बीच अंतर देख लीजिए कि रबी और खरीफ की फसलों में अंतर क्या है। वैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था कल रबी और खरीफ की फसल, तो आपको उसमें अंतर ज्ञात हो ही गए होंगे। जैसा देखिए इसमें इसका सबसे पहला अंतर दे रहा है कि इनकी बुआई का समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, जब मानसून का मौसम समाप्त हो जाता है। तो पहले आप ये लिख लीजिएगा, इनकी बुआई का जो मौसम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, और जबकि इनकी बुआई का मौसम जून जुलाई होता है, अर्थात कहीं कहीं में मई से जुलाई भी देता है, तो आप लोग जून जुलाई या मई से जुलाई याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए इनको शीतकालीन फसल भी कहा जाता है और इनको मानसूनी फसल भी कहा जाता है। मतलब जो कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, इन्हें देखिए शीतकालीन फसल कहा जा रहा है, और जो खरीफ की फसलें हैं इन्हें शरद ऋतु की फसल या मानसून की फसल, सीधा सीधा आप मानसून की फसल कह दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। इन फसलों को शीतकालीन फसल कहते हैं, इनको मानसून फसल कहते हैं। अगला देखिए, ये शीत ऋतु में उगाई जाती हैं क्योंकि इन्हें वर्षा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात वर्षा की अधिक मात्रा में इनको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये फसलें उस समय उगाई जाती हैं
जब वर्षा अधिक होती है, क्योंकि इनको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें मानसून के समय में उगाया जाता है। अगला देखिए, जब इन फसलों को बोते हैं, याद रखिएगा, जब इन फसलों को बोते हैं तो क्या कहा गया है, थोड़ी सी गर्म जलवायु चाहिए, और जब ये उगने लगते हैं तो इनको ठंडी की जलवायु जरूरी होती है, इसीलिए तो इनको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोया जाता है। जब ये बढ़ने लगते हैं तो इनको ठंड का मौसम जरूरी होता है, और इनके लिए क्या है, नम जलवायु, जो कि मानसून के समय में ज़्यादा होती है, धूप और लगातार पानी की आवश्यकता होती है, तो इन्हें मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है या नम जलवायु की आवश्यकता होती है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। पुष्पन के लिए अधिक दिन की आवश्यकता होती है और पुष्पन के लिए कम दिन की आवश्यकता होती है, अर्थात ये जो फसल होती है ज़्यादा टाइम लेती है पुष्प लेने में और पकने में, ये थोड़ा कम टाइम लेती है। फिर देखिए, इनकी जो कटाई का मौसम होता है ये क्या होता है, मार्च से लेकर मई तक, उसके बाद इनकी कटाई का मौसम सितंबर अक्टूबर होता है। आप इसमें एक और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि इनके पकने के समय मौसम थोड़ा गर्म होना चाहिए, इनके पकने के समय मौसम थोड़ा गर्म होना चाहिए, जबकि इनके पकने के समय मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अब इस बात को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एक अंतर ये भी हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग, इनके उदाहरण लास्ट में लिख दीजिएगा, वही जौ मटर गेहूँ चना, उसके बाद मक्का कपास चावल ज्वार आदि मूंगफली, इसमें भी आएगा आपका। चलिए, तो ये प्रकार से हमने देख लिया रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। आशा करता हूँ कि आपने इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया होगा, कम से कम 4 पॉइंट तो नोट कर ही लीजिए रबी और खरीफ की फसलों में अंतर से संबंधित। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब अध्ययन कर लिया है रबी खरीफ और जायद की फसलें तथा उनके उदाहरण और उनमें अंतर। अब हम लोग बात करेंगे इन विभिन्न फसलों की जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं, जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं और इनके उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने कहा था आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या रहने वाला है। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा चावल, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा गेहूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मोटे अनाज, मोटे अनाज याद रख लीजिए। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कपास, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा गन्ना, और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा चाय कॉफ़ी। ठीक है ना, आपको इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चावल से। चावल, चावल कब उगाया जाता है, खरीफ में उगाया जाता है, मानसून के समय उगाया जाता है। तो इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, कल मैंने आपको एक बार बता दिया था कि तापमान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, वर्षा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज हम इसको एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान वर्षा तथा मिट्टी के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको किसी भी खेती की जलवायु परिस्थिति का जब वर्णन करना होगा तो इसी 3 हिस्से में हम उसका वर्णन करेंगे, तापमान क्या होगा, वर्षा क्या होगा, मिट्टी कौन सी होगी। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, मतलब उष्ण कटिबंध की फसल है और ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। इसके उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं, इसके उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले आपको इसमें तापमान देखना है। तो चावल की कृषि के लिए ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है, आप इसको ऐसे लिखिएगा, चावल की कृषि के लिए ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है। इसमें प्रकाश की अधिक मात्रा चाहिए, लगभग तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो क्या आप लिखेंगे, चावल की कृषि के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है, इसे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसकी वर्षा की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे आप लिखिएगा, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सामान्यतया ऐसे क्षेत्र जिनमें लगभग 100 सेमी से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है वहाँ पर धान की फसल अच्छी होती है। अगर वर्षा कम होती है तो उसे सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसा कि आप लोग अपने एरिया में इस समय देख रहे हैं, वर्षा की कमी हो रही है, इसीलिए सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो आप इस बात को लिखिएगा
चावल की कृषि के लिए चिकनी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये बातें हो गई आपकी चावल की औद्योगिक परिस्थिति के लिए, सॉरी, भौगोलिक परिस्थिति के लिए, चावल की भौगोलिक परिस्थिति के लिए। आप इसका एक प्रमुख राज्य याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगर मतलब मैप से आप में पूछा गया चावल उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र प्रदर्शित कीजिए, तो आप पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं इसके रूप में। मैंने कल भी आपको सारणी में दिखाया था बहुत सारे राज्यों के बारे में, उसमें से प्रमुख है पश्चिम बंगाल। अभी हम लोग एक अलग से क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस फसल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर, क्योंकि इस पर भी आपसे बहुविकल्पी में सवाल आ सकते हैं। तो कल की क्लास हम लोग की इसी पर आधारित होगी। चलिए आज देखिए आप लोग आगे क्या है। अब इसके बारे में तो आपको पता लग गया चावल के बारे में। अब हम अगला सवाल देखेंगे गेहूं के बारे में। किसके बारे में? गेहूं के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न आता है, भारत में गेहूं की खेती का वर्णन कीजिए। सबसे पहले उपयुक्त भौगोलिक दशाएं बतानी है, फिर इसके उत्पादक क्षेत्र बताने हैं। तो वही कहानी, अगर इसकी भी उपयुक्त दशा की बात करेंगे, तापमान, वर्षा और मिट्टी, तीन परिप्रेक्ष्य में इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा कि चावल जो था उष्ण आर्द्र कटिबंध जलवायु की फसल थी, लेकिन ये जो गेहूं है समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, अर्थात इसको थोड़ा ठंडा चाहिए और थोड़ा गर्म चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है शीतोष्ण। शीत उष्ण, शीत भी चाहिए और उष्ण भी चाहिए, याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं पहली लाइन में ही, उसमें भी और इसमें भी, कि गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी विभिन्न भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तापमान देखेंगे आप लोग। तो तापमान कहेंगे कि इसके लिए तापमान कम होना चाहिए, लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 25 लिखा है, तो आप 10 से 20 भी याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब इसके पकने का समय आता है तो तापमान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जब ये उगना शुरू होता है तो इसे थोड़ी ठंडी मौसम की आवश्यकता होती है, थोड़े ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इसका तापमान हो गया। तो क्या लिखेंगे आप इसमें कि यह एक समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए कम तापमान, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है। जब हम बुआई का समय होता है तो इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु जब पकने का समय होता है तो इसे थोड़ा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आप इस बात को थोड़ा सा वीडियो स्लो करके लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्षा। तो इसके लिए वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ऐसे बोलेंगे इसके लिए वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन आराम से हो जाता है, जबकि वर्षा धीरे धीरे ही और नियमित रूप से होनी चाहिए। अगर वर्षा नहीं होती है तो इसकी कमी सिंचाई के द्वारा पूरी की जा सकती है। और इसके लिए मिट्टी क्या है, देखिएगा आप लोग, मिट्टी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। क्या लिखा हुआ है? हल्की दोमट या बलुई मिट्टी। तो गेहूं के उत्पादन के लिए हल्की दोमट या बलुई मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस मिट्टी में क्या करा है, चूने और नाइट्रोजन रहते हैं, तो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। इसीलिए देखिए गेहूं में यूरिया का छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात की जा रही है तो आप लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब याद कर लीजिएगा। इसको आपको मैप में दर्शाने के लिए आएगा कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब आप लोग याद रख लेंगे। बाकी तो अन्य राज्यों में भी गेहूं उगाया ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े उत्पादक राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रकार से हमने देख लिया गेहूं के भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो आप, आशा करता हूं कि आप इस बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग अगली हेडिंग पर चलते हैं, देखते हैं गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। किसके बारे में? गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। तो देखिए जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न उपस्थित है, क्या लिखा है? गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा और मृदा का उल्लेख कीजिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, तापक्रम आप बताएंगे, फिर वर्षा बताएंगे, मृदा, ये तो हमने बोला कि हर चीज़ में आपको देखना है।
इसमें देखिए गन्ना कैसी फसल है, उष्ण आर्द्र जलवायु फसल है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, जो फसलें मानसून के समय में बोई जा रही हैं, किस समय में बोई जा रही हैं, मानसून के फसल समय में बोई जा रही हैं, अर्थात खरीफ की फसलें, वो उष्ण आर्द्र जलवायु की फसलें होंगी, ठीक है ना। और जो रबी के मौसम में बोई जा रही हैं वो समशीतोष्ण जलवायु की फसल होंगी। तो आप इस बात से अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर की शुरुआत आपको यहीं से करनी है कि गन्ना जो है उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। इसकी भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार हैं। तो पहला तापमान है, तो तापमान में जब इसको बोया जाता है, अर्थात जब इसके अंकुरण का समय होता है, तो तापमान लगभग 30 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, अर्थात उच्च तापमान की इसको ज़रूरत होती है। परंतु पकते समय ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। इसीलिए देखिए नवंबर के मौसम में पकता है और कटने के लिए पूरा का पूरा तैयार होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद वर्षा क्या है, तो इसके लिए अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए। 100 से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। और अगर जहाँ पे वर्षा कम होती है तो वहाँ पे सिंचाई की जाती है, लेकिन आप कितना सिंचाई करेंगे अगर वर्षा होगी ही नहीं तो। इसीलिए जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहीं पर गन्ने की फसल बोई जाती है, ठीक है। तो अगर इसका प्रमुख उत्पादक राज्य आप देखना चाहते हैं तो इसका प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगर पूछा गया कि आपसे कि एक गन्ना उत्पादक राज्य को दर्शाइए, तो आप उत्तर प्रदेश को दर्शा सकते हैं उसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी मिट्टी देखिए क्या है, दोमट चाहिए, नमी युक्त और चिकनी मिट्टी चाहिए। तो चिकनी मिट्टी भी आप ले सकते हैं, दोमट मिट्टी भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तो दक्षिण भारत में भी गन्ने की पैदावार अच्छी खासी होने लगी है, काली मिट्टी में भी इनकी पैदावार बढ़िया होने लगी है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे दोमट और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आप कैसे लिखेंगे, गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी में भी गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये चीज़ को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गन्ने के लिए भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या हैं और गन्ने का एक प्रमुख उत्पादक राज्य क्या क्या है। आप इसको हर जगह हर सवाल में नीचे लिखते जाइएगा कि प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि जब आपके सामने मैप मिलेगा तो हम किस फसल को किस राज्य में दर्शाएं, ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा आता है मोटे अनाज, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्या, मोटे अनाज की जलवायु परिस्थितियाँ, क्योंकि ये इस बार के यूपीएमएसपी के मॉडल पेपर में ये सवाल दिया गया है। तो आपके पेपर में ये सवाल टपक सकता है ऊपर से, याद कर लीजिएगा, इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोटे अनाज की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो कैसी हैं, क्या हैं, आप इनको ध्यान में रखिए और इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, ज्वार बाजरे के उत्पादन के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर इनका उत्पादन बहुतायत में होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ 3 भौगोलिक दशाएं, वही तापमान, वर्षा और क्या, मिट्टी। तापमान, वर्षा और मिट्टी, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ये 3 बातों पर आपको फोकस करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ ज्वार बाजरा ही मैंने कहा, तो मोटे अनाज, तो ज्वार बाजरा मोटे अनाज में ही तो आते हैं, ज्वार बाजरा और मक्का ये लोग मोटे अनाज में ही आते हैं। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, तापमान। इसकी जलवायु परिस्थितियाँ निम्न प्रकार हैं, तो आप उसमें तापमान लिखेंगे। तो इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जो ज्वार बाजरा है अर्थात मोटे अनाज हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल हैं अर्थात गर्म जलवायु की फसल हैं। इन्हें मानसून के आगमन के समय जून और जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है, ये आप लिखेंगे। और इनके लिए गर्म तापमान की ज़रूरत होती है। जब इनको बोया जाता है तो तापमान अधिक होना चाहिए, परंतु जब ये पकना शुरू करते हैं तो तापमान थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन खुली धूप की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे आप कि ये गर्म जलवायु की फसल है जो कि मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
उसके बाद उसी में आप लिखिएगा तापमान में ही, इसे बोते समय अधिक तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, परंतु पकते समय कम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस परंतु खुली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं वर्षा। दूसरा नंबर आप हेडिंग देखिएगा, वर्षा। वर्षा, इसके लिए वर्षा की मात्रा क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो ज्वार बाजरा है पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। जो ज्वार बाजरा है पूर्णतया वर्षा पर निर्भर हैं, इनको अगर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाए तो भी ये अच्छी पैदावार देते हैं। अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तब भी इन्हें उस क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इन्हें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, आप इन्हें बरसात के मौसम में बो दीजिए, बिना सिंचाई के ही आपको अच्छी पैदावार दे देंगी। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें गरीबों का भी फसल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर उनके पास साधन नहीं है, उनके पास उर्वरक के लिए पैसे नहीं हैं, तो भी ये इन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख ही लीजिएगा, और हमारे लिए पोषक तो है ही ये बात को आप भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। इनके लिए वर्षा क्या है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इनकी पैदावार अच्छी होती है, और इनके लिए 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की आवश्यकता होती है। उसका मिट्टी क्या है, मिट्टी तो इनके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, हो सकता है टेक्स्ट थोड़ा सा आपको कम दिखे यहाँ पे क्योंकि थोड़ा छोटा है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, इनके लिए बलुई मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है, और ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पनपते हैं। ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पनपते हैं। तो चूंकि देखिए इनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उर्वरक की ज़रूरत नहीं है, इन्हें इन्हें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, और इन्हें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें गरीबों का खाद्यान्न भी कहा जाता है। गरीबों का खाद्यान्न भी कहा जाता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात आप याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए तीनों। जैसे मैंने कहा हेडिंग वाइज आप लिखिएगा, इसकी तरह नहीं कि आप रोक के ही उतार लीजिए। जैसे मैंने हेडिंग वाइज बोला आप उसी तरह से लिखिएगा, और उत्पादक राज्य में आप महाराष्ट्र और गुजरात ध्यान में रख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा ज्वार और बाजरे अर्थात मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के बारे में आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर सवाल आपके पेपर में आ सकता है, और आएगा तो सीधा सीधा 6 नंबर में ही आएगा। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और इसे गरीबों का खाद्यान्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे न उर्वरक की आवश्यकता होती है, न उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, न ही अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे गरीबों का खाद्यान्न भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ज्वार बाजरे के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी याद करने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो इन वजह से इस पे हम लोग एक अलग की क्लास कर लेंगे, जिस पे हमको पता चलेगा कौन से फसल में किस राज्य का उत्पादन नंबर 1 पर है और किसका दूसरे नंबर पर है। ये हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इनकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने चावल, गेहूं, गन्ना और मोटे अनाज की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कर लिया है। अब हम चलते हैं वाणिज्यिक फसलों के बारे में। किसके बारे में, वाणिज्यिक फसलें अर्थात रोपण फसलों के बारे में, जैसे काफ़ी हो गया, रबर हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो अगला सवाल हमारे लिए आता है कपास। क्या आता है, कपास। कपास की उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। तो चलिए आप देखिए कपास के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, कपास जो है उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है, अर्थात ये भी एक मानसूनी फसल है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध की फसल कहा गया है। क्योंकि पकने के लिए इसे शीत का मौसम चाहिए, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध भी कहा गया है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सबसे पहले भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है, आप इसको लिखिएगा, कपास भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है। इसकी भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार हैं। तो पहला लिखिएगा आप तापमान। क्या लिखेंगे, तापमान। तो लिखेंगे कि यह मानसून के आगमन के समय बोई जाती है।
जब यह बोई जाती है तो उच्च तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया तापमान। फिर आप नीचे लिखेंगे वर्षा। तो कपास की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, कितने के बीच, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पर कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद जब जहाँ पर वर्षा पर्याप्त नहीं होती है तो वहाँ सिंचाई के द्वारा पानी की कमी को पूरा कर लिया जाता है। सिंचाई की कमी को पानी की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद आप इसी पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसके पकते समय शुष्क मौसम और खुली धूप होनी चाहिए। शुष्क मौसम और खुली धूप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसकी मिट्टी। तो तीसरी हेडिंग आप लिखिए अपनी कॉपी में, मिट्टी। तो क्या लिखेंगे, कपास की अच्छी उपज के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की अच्छी उपज के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। आप इस बात को कॉपी में अपनी नोट डाउन करिए। इसके लिए हल्की बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी चाहिए। आप उसमें लिख लीजिएगा, इसके लिए हल्की बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी चाहिए जो लंबे समय तक पानी को अपने अंदर बनाए रखे। जो लंबे समय तक पानी को अपने अंदर बनाए रखे। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके जो प्रमुख राज्य हैं आप इनको देख लीजिए। प्रमुख राज्य कौन कौन से रहेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र कॉपी में जरूर लिखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कपास के बाद चाय और काफ़ी के बारे में। किसके बारे में देखना प्रारंभ करते हैं, चाय और काफ़ी। काफ़ी जिसे आप लोग कहवा भी बोलते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चाय की उपज के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो इसकी भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला आप तापमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तापमान। तो इसमें लिखिएगा, चाय की अच्छी उपज के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, इसके बोते के समय या बोने के समय तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अर्थात गर्म मौसम होना चाहिए। गर्म मौसम होना चाहिए। तो ये आपका तापमान हो गया, तो आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरी हेडिंग लिखिए आप लोग, वर्षा। दूसरी हेडिंग लिखिए वर्षा। तो लिखेंगे, चाय की अच्छी उपज के लिए वर्षा फुहार के रूप में और लगातार होनी जरूरी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन हुआ फिर बाकी समय के लिए बंद हो गया, नहीं, हमेशा वर्षा इसके लिए जरूरी है। और वर्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि इनकी जड़ों के पास पानी न रुके। इसीलिए इन्हें उत्पादन करने के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, चाय के उत्पादन के लिए वर्षा अत्यधिक और फुहार के रूप में तथा लगातार होनी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद वर्षा ऐसी होनी चाहिए कि चाय की जड़ों में पानी न रुके। और यह उन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है जहां पर वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है, कहीं कहीं 300 सेंटीमीटर भी दिया जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखिएगा मिट्टी। क्या लिखेंगे, मिट्टी। तो चाय जो है, चाय के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ पर पानी न रुकता हो। पानी हमेशा चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए इनका उत्पादन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। आप इसको लिखते जाइएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है।
जिसके लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इतना आप इसकी भौगोलिक दशा में जरूर लिख लीजिएगा, जितना मैंने बोला। वीडियो को थोड़ा स्लो करिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए मेरी बोली गए बातों को। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा कि उसका क्या मतलब था। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके दो प्रमुख उत्पादक राज्य, इसके दो प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल। असम को आपने यहाँ भी पढ़ा होगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने हो गया चाय की भौगोलिक दशाएं। चाय की भौगोलिक दशाएं। अब थोड़ा हम चाय और कॉफ़ी में अंतर देख लेते हैं। किसमें? चाय और कॉफ़ी में अंतर। तो देखिए, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी अर्थात कहवा में आपको अंतर दिख रहा होगा। क्या क्या अंतर है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चाय के लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, इसके लिए लाल और लैटेराइट मृदा की आवश्यकता होती है, इसके लिए पहाड़ी मृदा की आवश्यकता होगी, और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होगी। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होगी। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए, इसके उत्पादन के समय मौसम गर्म होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। वहाँ मैंने 25 डिग्री सेल्सियस आपको बताया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए मौसम थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, लगभग 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, अर्थात 25 भी आप बोल सकते हैं मोटे तौर पर। उसके बाद इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे 150 से 300 लिखा है, जबकि वहाँ हमने देखा 250 से, ये 200 से 250। तो वही मैंने कहा कहीं कहीं पर आपको 300 भी देखने को मिल सकता है। और इसमें देखिए थोड़ी कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो कहवा में आप लिखिएगा इसमें थोड़ी कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से इसके प्रमुख उत्पादक राज्य देख लीजिए। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे असम हो गया, इसके बगल में हो गया पश्चिम बंगाल, फिर नीचे तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन हो जाता है। और कॉफ़ी के उत्पादन में देखिए तमिलनाडु अव्वल दर्जे पे आता है, अव्वल नंबर पे आता है। फिर कर्नाटक और केरल भी इसमें आते हैं, कर्नाटक और केरल भी इसमें आते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया चाय और कॉफ़ी में अंतर। चाय और कॉफ़ी में अंतर। एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो चाय होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि कहवा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ठीक है ना, ये अंतर आपको याद रख लेना होगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया चाय और कॉफ़ी में अंतर। ठीक है, अब इस तरह से हमने देख लिया भारत में विभिन्न फसलों की भौगोलिक दशाओं के बारे में। तो चलते चलते हम लोग जूट की भौगोलिक दशाओं के बारे में भी देख लेते हैं, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास हमारी आधारित होगी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और भारत में फसलों के उत्पादन संबंधी राज्यों के बारे में। चलिए चलते चलते हम लोग देख लेते हैं जूट के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। तो देखिए आपके सामने ये सवाल टपक चुका है, जूट की भौगोलिक दशाओं का विवरण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है भौगोलिक दशा बताइए और एक उत्पादन क्षेत्र, तो मैं हर सवाल में आपको उत्पादन क्षेत्र बताता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, तापमान, वर्षा और मिट्टी। तो तापमान क्या है, इसके लिए उच्च और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात ये भी एक उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ देखिए इसके लिए सामान्यतः 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, जूट भी एक उष्ण आर्द्र फसल है, इसके लिए उच्च और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए सामान्यतया 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आप देखिए वर्षा, इसके लिए लिखिएगा आप लोग, इसके लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब एक बार पौधों का अंकुरण हो जाता है तो इसे लगभग 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अगर कम वर्षा होती है तो सिंचाई के द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन पैदावार उतनी नहीं होगी। फिर मिट्टी देखिए, मिट्टी में क्या लिखा है, इसकी जो मिट्टी है कौन कौन सी चाहिए, दोमट और बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। दोमट और
बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है, जलोढ़ मृदा भी इसके लिए उपयुक्त रहती है, और नवीनतम जलोढ़ मृदा इसके लिए सबसे उपयोगी होती है। याद रखिएगा, नवीनतम जलोढ़ मृदा, इसीलिए इसका जो खेती होती है वो डेल्टाई भागों में होती है। क्यों? क्योंकि हर वर्ष वहाँ पे बाढ़ आएगा और बाढ़ से मिट्टी नई होती रहेगी, इसीलिए इसे नवीनतम जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। तो आप लिखिएगा कि जूट की खेती के लिए नवीन जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मिट्टी के उत्पादक तत्वों को नष्ट कर देती है, जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इनका पूरा होना आवश्यक हो जाता है। तो आप इतनी बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया जूट की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, और इसके उत्पादक राज्य में देख लीजिए पश्चिम बंगाल। जूट में आप लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल, इम्पॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है जूट उत्पादक क्षेत्र को मैप में दर्शाइए, ठीक है ना। तो आज हमने देख लिया कि भारत में विभिन्न फसलों की भौगोलिक दशाओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन। अब हम लोग कल देखेंगे कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल नंबर पर है, और कल साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की भी। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होंगे आपके लिए, तो कल की क्लास लेना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िए और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाइए। आपके पास 2 महीने और बचे हुए हैं, तो आज से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। इस चक्कर में मत रहिए कि अभी बहुत दिन बचा है, कुछ दिन बाद मैं तैयारी शुरू करूँगा। ये दिन कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए तैयारी करते रहिए।